नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द बुक टॉक्स में। मेरा नाम है कन्हैया और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश ड्रामा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ये CUET PG इंग्लिश के लिए कोर्स लॉन्च किया था फ्री में, है ना। और उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश ड्रामा के बारे में। इंडियन इंग्लिश ड्रामा और जितने भी मेजर इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको इंडियन इंग्लिश ड्रामा के अंदर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन इंग्लिश ड्रामा के कुछ एंशियंट टेक्स्ट्स के बारे में, है ना। तो उनमें से जैसे पहला आता है भरत मुनीज नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत, है ना। और ये क्या था, किस टाइप का वर्क था? तो ये एक तरीके से पोएटिक्स है ना, पोएटिक्स मतलब जितने भी ड्रामा के रूल हैं, फिर एस्थेटिक है, उन सभी के बारे में बात करते हैं इसमें भरत मुनि, है ना। और इसको नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेदा भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कालिदासा के बारे में, है ना। तो कालिदासा को क्या बोला जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन है, तो कालिदासा, है ना, इनको बोला जाता है। और इनके फेमस वर्क्स कौन से हैं? जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, फिर मेघदूतम है ना। तो उनको आप एक बार देख लेना या कम से कम नाम याद रखना। ठीक है, और अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के बारे में, है ना, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी है ना उनकी बात करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करेंगे, है ना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी, है ना, आप कहीं भी नहीं डरेंगे, है ना, आसानी से बना लोगे। तो पहले प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट हैं आसिफ करीम भोई। ठीक है, तो मैंने भी 2-3 एग्जाम दिए हैं अलग अलग, है ना, इंग्लिश लिटरेचर के। तो उनमें जैसे UGC नेट हो गया या फिर CUET PG इंग्लिश हो गया, तो आसिफ करीम भोई से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, कि इनका कोई तो प्ले पूछ ही लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें से कौन सा? तो वो है इंकिलाब, है ना। फिर आपसे पूछ लेंगे गोवा या फिर द कैप्टिव्स, मॉनसून, है ना। तो सीरीज वाइज एक बार इनके सारे प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ये पब्लिकेशन डेट्स हैं इधर, है ना, तो उनको भी एक बार देख लेना अगर आपको कोई क्रोनोलॉजी पूछ ले तो, है ना। तो पहला है द टूरिस्ट मेका आसिफ करीम भोई का, है ना। फिर दूसरा है द रेस्टोरेंट, फिर द डॉल ड्रमर्स, है ना, द डॉल ड्रमर्स। फिर द कैप्टिव्स, इसको हाईलाइट कर लीजिए, द कैप्टिव्स, इससे क्वेश्चन बनते हैं ना। फिर गोवा पूछा जाता है, मॉनसून पूछा जाता है। और ये कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूर पूछ सकते हैं ना कि एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, क्योंकि इससे सिमिलर एक वर्क है महात्मा गांधी का, कौन सा? माई एक्सपेरिमेंट्स, है ना, विथ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, गांधी जी का एक वर्क है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है ना कि एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ दे देगा और ऑप्शन में फिर देगा गांधी दे देगा और आसिफ करीम भोई दे देगा, है ना। तो याद रखना माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ है गांधी का वर्क, है ना, और एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है आसिफ करीम भोई का, है ना, याद रहेगा। ठीक है, फिर है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो पूछा जाता है, इवन मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, कौन सा? इंकिलाब, है ना। तो किसका है? आसिफ करीम भोई, इंकिलाब।
फिर द रिफ्यूजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोनार बांग्ला, ये भी आसिफ करीमबॉय का वर्क है। और यह है अंगकोर, ये एक टीवी ड्रामा है ना, टीवी ड्रामा, याद रखना अंगकोर नाम से। तो अगर ये भी पूछ ले कि इनका टीवी ड्रामा कौन सा है ना, तो अंगकोर है ना, टीवी ड्रामा था। फिर आगे आ जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट है ना, बादल सरकार है ना, इनको बादल सरकार भी बोला जाता है, बादल सरकार। ठीक है, सरकार तो साडी अपनी है ना, बादल सरकार। तो ही हैज क्रिएटेड एन अप्रोप्रिएट पीपल्स थिएटर, ठीक है, दैट इज थिएटर क्रिएटेड एंड सपोर्टेड बाय पीपल। तो इन्होंने पहली बार क्या इस्टेब्लिश किया था, पीपल्स थिएटर है ना, कौन, बादल सरकार है ना। और इन्होंने मोर देन 50 प्लेस लिखे हैं अपने लाइफ टाइम में, मोर देन 50 प्लेस। तो अब सारों की बात तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे है ना, लेकिन हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हैं इनके, बादल सरकार के, उनके बारे में बात करेंगे है ना। तो इनका सबसे जो पॉपुलर वर्क है वो है कौन, इबोंग है ना, EBONG, इबोंग इंद्रजीत, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एंड इंद्रजीत है ना, टाइटल का मीनिंग क्या है, एंड इंद्रजीत। इबोंग मीन्स एंड, जिसको एवं इंद्रजीत भी बोला जाता है, एवं इंद्रजीत है ना। हिंदी में पता ही होगा एवं मीन्स क्या होता है, और है ना, एंड है ना, एंड इंद्रजीत टाइटल का मीनिंग। तो ये है इनका सबसे पॉपुलर प्ले, बादल सरकार का है ना। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा पॉपुलर प्ले है इनका पगला घोड़ा है ना, पगला घोड़ा, याद रहेगा है ना, पगला घोड़ा बादल सरकार का वर्क है ना। और फिर एक और वर्क है बाकी इतिहास, ये भी बादल सरकार का वर्क है ना। फिर एक और है ना, इंटरेस्टिंग टाइटल है, बासी खबर, जैसे न्यूज में आता है ना, ताजा खबर, आज की ताजा खबर, तो इस प्ले का नाम क्या है, बासी खबर है ना। तो देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन नाम का है ना, कि किस तरीके से इन्होंने नाम दिए हैं अपने प्लेस को, तो वो भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है ना। और बादल सरकार किस टाइप के प्लेस लिखते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है ना, एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है ना। इनका एक और वर्क है, कौन सा, सॉल्यूशन एक्स, जिसके अंदर में इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस आते हैं है ना। फिर एक लास्ट बता देता हूं आपको, त्रिंश है ना, TRINGSH, त्रिंश शताब्दी, एक मिनट, त्रिंश शताब्दी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये था सॉल्यूशन एक्स है ना। और पहले हमने बात करी थी किसकी, इबोंग इंद्रजीत। तो कम से कम 50 प्लस प्लेस लिखे हैं इन्होंने है ना, तो इनमें से कम इतना तो याद रख लेना है ना, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ ले ना, कि आपको पूछ लिया कि पगला घोड़ा किसने लिखा, तो किसने लिखा, बादल सरकार ने, बासी खबर बादल सरकार, सॉल्यूशन एक्स बादल सरकार, बाकी इतिहास बादल सरकार
है ना, तो ऐसे बना लो क्या, इबोंग इंद्रजीत या फिर एवं इंद्रजीत भी पूछ सकते हैं ना, तो दोनों में क्या था, या फिर एंड इंद्रजीत, है ना, कुछ भी पूछ ले, मतलब सीधा है कि बादल सरकार ने लिखा था। ठीक है, अब इस वर्क को है ना इबोंग इंद्रजीत को ट्रांसलेट किसने किया, ये आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, है ना। आगे हम बात करते हैं धर्मवीर भारती के बारे में, है ना। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, कम से कम अगर आपने हिंदी लिटरेचर के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो धर्मवीर भारती बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर कौन है, नाटककार, ड्रामेटिस्ट। ठीक है, इनका एक प्ले है, कौन सा, अंधा युग, अंधा युग, जो एक वर्स प्ले है ना। वर्स प्ले मीन्स पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, वर्स फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, जो किसके बारे में बात करता है, डिपिक्ट्स द आफ्टर मैथ ऑफ द महाभारत वॉर, हाउ इट अफेक्टेड बोथ द वैंक्विश्ड एंड द विक्टर्स, यानी कि जो पराजित लोग थे और जो विजेता लोग थे। ठीक है, जो हारे थे और जो जीते थे महाभारत के युद्ध में, यानी कि कौरव और पांडव, पांडव जीते थे, है ना, और कौरव हार गए थे, तो उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ को इस महाभारत के वॉर ने, महाभारत के युद्ध ने कैसे अफेक्ट करा, है ना, तो उसके बारे में पूछते हैं ना। तो धर्मवीर भारती का प्ले है अंधा युग, है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि एक तो वर्स प्ले है, दूसरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जैसे कि युयुत्सु, है ना, युयुत्सु ये है ना दोनों ही टीम की तरफ से रहता है, दोनों की तरफ, मतलब कि किसी का पक्ष नहीं लेता है ना, ये पांडवों की तरफ भी रहता है, कौरवों की तरफ भी रहता है ना। और इसीलिए जब युद्ध खत्म हो जाता है और ये फिर से हस्तिनापुर जाता है ना, तो इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता वहां पे, कि बोलते हैं कि तुम तो किसी की साइड ही नहीं थे, तुमने तो मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया इससे। ठीक है, तो याद रहेगा कि अंधा युग नाम से एक प्ले है जो लिखा था धर्मवीर भारती ने, जो बात करता है महाभारत युद्ध के आफ्टर मैथ में, है ना, कि युद्ध के बाद में उसके एज ए रिजल्ट, मतलब कि क्या हुआ कि लोग जो है कौरव और पांडव दोनों ही तरफ से लोग किस तरीके से इस युद्ध से अफेक्ट हुए थे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गिरीश कर्नाड। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में आप हो और अगर गिरीश कर्नाड को नहीं जानते तो फिर क्या जानते हो, है ना। ये तो एक्टर भी हैं, है ना, गिरीश कर्नाड एक्टर भी हैं। कौन सी मूवी में अभी रिसेंटली इन्होंने काम किया था, मतलब मेरे नॉलेज में जहां तक है सलमान खान की जो थी एकता टाइगर, उनमें गिरीश कर्नाड का रोल एक बार सर्च करना आप कि उन्होंने कौन सा रोल करा था और फिर मेरे को बताना, है ना। अब ये है ना गिरीश कर्नाड, ये इन्फ्लुएंस्ड थे यक्षगना ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग, है ना, यक्षगना ट्रेडिशन। तो ये क्या होता है एक बार जान लेना। ठीक है, फिर ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे प्लेस, है ना, कन्नड़ लैंग्वेज में। इनका सबसे जो पॉपुलर प्ले है उनमें से एक तो है कौन सा, ययाति, इनका एक प्ले है ययाति। फिर एक प्ले इनका और है तुगलक, जिसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। और लाइक हमारे टाइम पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ठीक है, और अभी भी होते हैं जितने भी, उसमें हयावदना पूछता है और इसमें 2-3 कैरेक्टर्स पूछ लेता है ये, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में एक बार देख लेना, गूगल कर लेना, समरी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस कर पाए अभी। ठीक है, बस अभी इतना याद रहे कि हयावदना किसने लिखा, गिरीश कर्नाड ने। ठीक है, और किसके बारे में था, ए स्टोरी ऑफ वुमन इन सर्च ऑफ द परफेक्ट मैन इज ए पावरफुल प्ले बेस्ड ऑन ए लेजेंड इन द कथासरित सागर, है ना। तो कथासरित सागर की जो कहानियां हैं उससे ये, है ना, मतलब उस पर बेस्ड है। और इसमें क्या होता है, एक वुमन होती है, एक लेडी होती है, जिसका एक क्वेस्ट होता है, जिसकी सर्च होती है क्या,
ए परफेक्ट मैन, है ना। तो उसी के अराउंड ये प्ले चलता है ना। अब बात करते हैं इनके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले ताले डंडा, है ना। ताले डंडे या ताले डंडा, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? ताले मीन्स हेड, है ना, और डंडे मीन्स जो दंड जो हम बोलते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट, है ना। हेड पनिशमेंट यानी कि डिकेपिटेट कर देते थे, डिकेपिटेट, है ना, सर धड़ से अलग कर देते इस पनिशमेंट में, है ना, सर काट देते थे तलवार से। तो वही मतलब कि इसमें एक किंग होता है, कौन? बिजला, है ना। फिर ये प्ले किसके बारे में है? सरना मूवमेंट के बारे में, है ना, जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, है ना। और बसवन्ना के बारे में है, जो एक पोएट थे, ठीक है। तो इतना याद रहे। फिर इनका एक और प्ले है गिरीश कर्नाड का ही, नागमंडला, जिसमें क्या होता है? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल व्यू ऑफ सोसाइटी, है ना, कि एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे सोसाइटी में, एक तो पेट्रियार्की है फिर एक मेट्रियार्की है, दोनों के बीच में जो इनके जो अलग अलग व्यूज है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के बारे में बात करता है नागमंडला, है ना। याद रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट गुरुचरण दास, ठीक है। ये भी एक बहुत पॉपुलर ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने 2 फेमस प्लेस मतलब इनके हैं। उनमें से पहला है लहरिन साहिब, अबाउट द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो इसको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिल रखे हैं इस प्ले को। लहरिन साहिब जो बात करता है ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में तो उस टाइम की बात करता है। फिर ये इनका एक प्ले है मीरा, मीरा बाई गुरुचरण दास। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे है ना मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि गुरुचरण दास दे दिया एक साइड में, एक साइड मीरा दे दिया, है ना। मीरा तो मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनका, गुरुचरण दास मीरा, रट लो इसको तो, ठीक है, क्या पता इस बार भी पूछ ले, है ना। गुरुचरण दास ने 2 वर्क लिखे थे फेमस, तो इनके हैं कि एक तो है लहरिन साहिब और दूसरा मीरा, ठीक है। मीरा जरूर याद रख लेना गुरुचरण दास का, ठीक है, बाद में मत बोलना फिर, ठीक है। फिर एक फेमस ड्रामेटिस्ट और है ना, एक मेजर ड्रामेटिस्ट हैं, कौन? हबीब तनवीर। इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके के प्ले लिखते थे उसमें क्या करते थे कि ही यूज्ड फोक ट्रेडिशंस एंड ट्राइबल थिएट्रिकल फॉर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश इन हिज प्लेस, है ना। फोक ट्रेडिशन और ट्राइबल थिएट्रिकल जो फॉर्म्स थी मध्य प्रदेश की, एमपी की, है ना, उनको अपने प्लेस में यूज करते थे। और इनका फेमस प्ले है मिट्टी की गाड़ी, है ना, मिट्टी की गाड़ी बाई हबीब तनवीर, याद रहेगा, ठीक है। मिट्टी की गाड़ी, हबीब तनवीर, ठीक है। अब बात करते हैं मोहन राकेश के बारे में, है ना। आपने जरूर सुना होगा आषाढ़ का एक दिन, इस प्ले का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। 1958 में आया था ये प्ले, है ना। और ये प्ले है किसके ऊपर बेस्ड है? ए लिरिकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कालिदासा। कालिदास के बारे में अभी हमने बात करी है ना कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। तो ए लिरिकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कालिदासा इवोक्स द पैथोस इनहेरेंट इन लाइफ। तो लाइफ के जितने भी पैथोस है, जितने भी दुख दर्द है, उनके बारे में बात करता है। आषाढ़ का एक दिन बाई मोहन राकेश, ठीक है। फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस और हैं, है ना। उनमें से एक है आधे अधूरे और एक दूसरा है लहरों के राजहंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आषाढ़ का एक दिन, है ना। बाकी और आधे अधूरे और याद रख लेना अगर आप चाहो तो, है ना। आषाढ़ का एक दिन बाई मोहन राकेश, ठीक है। कब आया था? 1958 में। और किस पे बेस्ड है? लाइफ ऑफ कालिदासा, ठीक है। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन। आगे बढ़े। अब आते हैं आपके जाने पहचाने
ठीक है, निसिम इजेकियल, ठीक है। तो इनको आप एज ए पोइट जानते रहे होंगे अभी तक, है ना, एज ए पोइट, कि इनका जो पोइट्री है, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, फिर या फिर फिलोसफी हो गया, है ना। तो आप इतने टाइम से क्या सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक पोइट है, लेकिन ये एक प्ले राइट भी है, एक ड्रामेटिस्ट भी है, निसिम इजेकियल, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट 3 प्लेज कौन से हैं? जो 3 प्लेज नाम से कलेक्शन आया था, उसमें कौन कौन से प्लेज थे? नलिनी, मैरिज पोएम और दी स्लीप वॉकर्स, है ना। 1969 में 3 प्लेज नाम से कलेक्शन आया था इनका, जिसमें 3 प्लेज थे। कौन कौन से? नलिनी, ए मैरिज पोएम एंड दी स्लीप वॉकर्स, याद रहेगा, ठीक है। फिर इनका एक स्मॉल वर्क और है, एक, है ना, वो है सॉन्ग्स ऑफ डेप्रीवेशन। 1969 में एक और वर्क था इनका, सॉन्ग्स ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे बढ़े, ठीक है। निसिम इजेकियल, अगर पूछ ले कि नलिनी किसने लिखा, निसिम इजेकियल क्या था? एक प्ले था, ठीक है, कॉमेडी, है ना। ये मैरिज पोएम, ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। और ये कौन? दी स्लीप वॉकर्स, ये था एक फार्स, है ना। इतना याद रहेगा, ठीक है। अगर ये चीजें याद ना भी रखो तो कम से कम इतना पता रखना कि नलिनी, मैरिज पोएम और दी स्लीप वॉकर्स किसने लिखा? निसिम इजेकियल। और एक सॉन्ग्स ऑफ डेप्रीवेशन, इस पे क्वेश्चन बनता है ना, ये भी इनका वर्क है, निसिम इजेकियल का, ठीक है। आगे बढ़े, अब आते हैं प्रताप शर्मा। कौन? प्रताप शर्मा। तो अगर एग्जाम में कहीं भी दिख जाए प्रताप शर्मा, तो कौन से वर्क है इनके? इनके प्लेज हैं, एक तो है ए टच ऑफ ब्राइटनेस। ए टच ऑफ ब्राइटनेस कब आया था? 1968 में, है ना। तो प्रताप शर्मा का ए टच ऑफ ब्राइटनेस आया था 1968 में। फिर दूसरा वर्क है इनका एक, द प्रोफेसर हैज ए वॉर क्राई। द प्रोफेसर हैज ए वॉर क्राई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन द प्रोफेसर हैज ए वॉर क्राई के ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है। दोनों ही याद रखना, प्रताप शर्मा, ठीक है। नाम नया लग रहा होगा ना, जो लोग लिटरेचर कम पढ़ते हैं या फिर जिन्होंने इंडियन लिटरेचर कम पढ़ा हुआ है, उनके लिए तो ये एकदम नया नाम है ना। और फिर एग्जामिनर्स के लिए एक अच्छा नाम है ना, कि एक सिंपल सा कुछ दे दिया लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, है ना। तो याद रखना, प्रताप शर्मा, ए टच ऑफ ब्राइटनेस, एंड दूसरा वर्क है द प्रोफेसर हैज ए वॉर क्राई, ठीक है। आगे बढ़े, अब आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कुछ बताने की जरूरत है इनके बारे में? नोबेल प्राइज, है ना, किसके लिए? गीतांजलि के लिए 1910 में आई थी, है ना। और 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज गीतांजलि को, है ना। मतलब गीतांजलि वर्क था इनका, जिसमें टोटल कितनी पोइम्स थी? अराउंड 103, ठीक है। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसने लिखा था? गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन है वो किसने लिखा था, बताओ? W.B. यीट्स। W.B. यीट्स ने लिखा था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। और कुछ बताने की जरूरत है ना? बस इतना याद रखना कि नोबेल प्राइज मिला था इनको 1913 में, गीतांजलि नाम का जो वर्क पहले इन्होंने लिखा था 1910 में, ठीक है। और फिर कितनी पॉइंट्स थी? 103, ठीक है, गीतांजलि में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेस के बारे में, है ना। इनके प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका सबसे फेमस प्ले है कौन सा? चित्रा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रा। फिर एक और वर्क है इनका, दी पोस्ट ऑफिस, ठीक है।
फिर एक वर्क है सेक्रीफाइस, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोस्ट ऑफिस, सेक्रीफाइस और चित्रा, ये तो कम से कम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपको टाइम मिले तो याद रख लेना चांडालिका, है ना, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर रेड ओलियंडर, मुक्तधारा, नातिर पूजा, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के प्लेज हैं ये, ठीक है। चित्रा, फिर द पोस्ट ऑफिस, फिर दी सेक्रीफाइस, है ना, सेक्रीफाइस, रेड ओलियंडर, चांडालिका, मुक्तधारा और नातिर पूजा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और चुपचाप से याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो सही बनना चाहिए, ठीक है, कैसे भी करो। अब अगले आते हैं शरद जोशी, ठीक है। शरद जोशी, ही वॉज अवार्डेड दी पद्मश्री इन 1990, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में, ठीक है। और इनके पॉपुलर वर्क्स हैं, कौन से, अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादत खान, ठीक है। नाम ही इतना फनी है कि आपको वैसे याद हो जाए, है ना। शरद जोशी, एक था गधा उर्फ अलादत खान और एक वर्ग और है इनका अंधों का हाथी, ठीक है। शरद जोशी, नोट डाउन, ठीक है। फिर आते हैं श्री औरोबिंदो, इनका फेमस एक वर्क है, आपने जरूर सुना होगा पोइट्री में, ठीक है। कौन सा, सावित्री, ठीक है, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेस के बारे में, तो इनके वैसे तो कितने प्लेज हैं, अराउंड 11 प्लेज हैं, जिसमें 5 कंप्लीट प्लेज हैं, है ना, 5 कंप्लीट प्लेज हैं और 6 इनकम्प्लीट, है ना। तो अभी हम बात करेंगे 5 कंप्लीट वर्क्स के बारे में, है ना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कंप्लीट ही पूछेगा आपसे। तो उनमें है, पहला है पर्शियस द डिलीवरर, फिर है वासवदत्ता, फिर अगला वर्क है राधोगुना, और चौथा है दी विजियर्स ऑफ बसोरा, और लास्ट है एरिक, है ना, श्री औरोबिंदो। तो कम से कम एक बार देख लेना ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप रिलेट कर पाए, है ना, और आंसर आपका सही बन जाए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे विजय तेंदुलकर के बारे में, है ना। तो इनका बहुत फेमस लाइक, है ना, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है इसको। कौन सा वर्क, शांता कोर्ट चालू है, ठीक है, जिसका इंग्लिश में नाम है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ठीक है, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। वैसे तो इंग्लिश टाइटल ही पूछता है आपको एग्जाम में, लेकिन अगर हिंदी भी पूछ ले, शांता कोर्ट चालू है, ठीक है, तो भी विजय तेंदुलकर का वर्क है, ठीक है। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन किसने लिखा, विजय तेंदुलकर ने, ठीक है। याद रहेगा ये, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हु रोट द फॉलोइंग प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो क्या आंसर होगा आपका, विजय तेंदुलकर, ठीक है। फिर एक और वर्क है इनका, कौन सा, सखाराम बिंदर, ठीक है, सखाराम बिंदर, ठीक है। फिर गिढ़ाले और घासीराम कोतवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ना। कम से कम इन तीनों के बारे में तो ध्यान रखना ही रखना है, घासीराम कोतवाल, सखाराम बिंदर और शांता कोर्ट चालू है, या फिर जिसका इंग्लिश टाइटल है, जो कि एग्जाम में आपको इंग्लिश टाइटल ही पूछा जाता है ज्यादातर, है ना, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ठीक है। आगे बढ़े, अब है महेश दत्तानी। महेश दत्तानी सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से, है ना, जितने भी अभी हमने करे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है महेश दत्तानी, क्योंकि इन पे चांसेस है कि 90% चांस है कि क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो
इनको, ये जो एक पहले प्ले राइट थे, फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश टू बी अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो ये महेश दत्तानी पहले इंडियन इंग्लिश प्ले राइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, जिनको अवार्ड मिला था, कौन सा, साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना। तो अगर कोई पूछ ले कि हु वाज द फर्स्ट प्ले राइट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हु रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड, कौन थे, महेश दत्तानी, ठीक है। अब इनके प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं ना, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक पेन निकालो, कॉपी निकालो, ठीक है, और नोटबुक पे लिखना चालू करो, ठीक है। तो पहला है कौन सा, जल्दी जल्दी लिखो, फाइनल सॉल्यूशंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशंस। फिर दूसरा वर्क है इनका, महेश दत्तानी का ही, डांस लाइक ए मैन, डांस लाइक ए मैन, ठीक है। फिर तीसरा वर्क है इनका, ब्रेवली फॉट द क्वीन, ब्रेवली फॉट द क्वीन, ब्रेवली फॉट द क्वीन, ठीक है। फिर ऐसे ही एक वर्क है इनका, कौन सा, ऑन ए मग्गी नाइट इन मुंबई, ऑन ए मग्गी नाइट इन मुंबई, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऑन ए मग्गी नाइट इन मुंबई। फिर एक मोस्ट फेमस, कौन सा, इनका एक वर्क है तारा, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पर्सनली देखे हैं ना, और क्या पता एग्जाम में आप भी देख लो, है ना। तारा नाम से एक वर्क है महेश दत्तानी का ही, ठीक है। फिर एक दो वर्क और जान लेते हैं ना, तो एक वर्क और है इनका, दी बिग फैट सिटी, द बिग फैट सिटी। और लास्ट है कौन सा, 30 डेज इन सितंबर 2007, ठीक है। याद रहेगा इतना, है ना। महेश दत्तानी फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। फिर इनका प्ले है फाइनल सॉल्यूशंस, अगर फाइनल सॉल्यूशंस दे दिया एग्जाम, है ना, फाइनल सॉल्यूशंस, तो महेश दत्तानी, ठीक है। फिर एक और वर्क है इनका, डांस लाइक ए मैन, एक और वर्क है ब्रेवली फॉट द क्वीन, फिर एक है ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई, फिर एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट है तारा, है ना, तारा, ठीक है। फिर द बिग फैट सिटी, 30 डेज इन सितंबर 2007। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, है ना। तो आपको ये जितने भी मैंने बताए हैं ना, इनसे बाहर बहुत रेयर चांस में कोई पूछेगा, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है ना, कि अगर कोई भी ड्रामेटिस्ट इनसे बाहर पूछा गया है ना, तो बहुत रेयर चांस है उसके, लाइक 99% यही पूछते हैं, है ना। भले यूजीसी नेट हो आपका, है ना, या फिर सीयूईटी पीजी इंग्लिश हो, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये आज की चर्चा, है ना, डिस्कशन पूरा हुआ, है ना। और इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ही, एक तो पोइट्री, है ना, अभी ड्रामा की बात करी हमने, है ना, अब बात करेंगे पोइट्री और नॉवेल्स, है ना, कि उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, है ना, पोइट्स हैं, है ना, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अब बताइए कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, है ना, और
ये भी सजेस्ट करिए कि और किस किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, है ना। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, ब्रिटिश लिटरेचर, उसमें हम आगे बात करेंगे रोमांटिक एज पे, है ना। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे, है ना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कर पाए उससे भी, ठीक है। और जो क्रिटिसिज्म वाला जो पार्ट है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो है कि आप आज करोगे कल भूल जाओगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है उसका, तो वो लास्ट मोमेंट पे करोगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा, और मैं करवा दूंगा आपको टाइम से, ठीक है। तो बस हमसे जुड़े रहें, है ना, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, ठीक है, गुड बाय, है ना। और आपके वहाँ जो भी हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हो, है ना, तो मेरा प्रणाम, नमस्ते, है ना, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी लेक्चर में, है ना।